Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 8. The lesson is history, when, where and how. So student, हमने लास्ट के पार्ट 1 में हिस्ट्री, वेन, वेयर एंड हाउ इस लेसन के कुछ 3 चैप्टर हमने कंप्लीट किए थे। और अब हम इस पार्ट 2 में उसके आगे के टॉपिक हम इसमें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस लेसन में हम आगे हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल मेजर डेवलपमेंट्स। मतलब अपने भारत में जब कॉलोनियल रूल था, जब अपने भारत कॉलोनियल रूल के अंडर में था, तब कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट्स हुए थे, कौन कौन से बड़े बड़े बदलाव आए थे। तो इसमें ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो इसमें उनमें अपने इंडिया में डेवलपमेंट उनका हुआ था। जैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, और अपना कल्चरल डेवलपमेंट है। तो इन सब चीज़ों में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए थे ये हम इसमें जानेंगे। सो फर्स्ट डेवलपमेंट इज पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राजनीतिक बदलाव क्या क्या हुआ था अपने इंडिया में, वो हम इसमें जानेंगे। The establishment of the British Indian Empire marked the most significant political changes during the colonial period. जब अपने इंडिया में ब्रिटिश इंडियन का साम्राज्य जब स्थापित हुआ, उस वक्त अपने भारत में कॉलोनियल रूल चालू था। तो उस वक्त में बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंजेस हुए थे। In 1757, the Indian subcontinent was divided into large and small kingdoms and provinces. 1757 में अपने इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट है, कुछ ऐसे जो उपखंड है, उस टाइम पे ब्रिटिश लोगों ने उस उपखंड को कुछ ऐसे छोटे बड़े ऐसे पार्ट्स में उनको डिवाइड कर दिया था, और उससे कुछ छोटे बड़े ऐसे राज्य उन्होंने स्थापित किए थे। Over the next 190 years, the British established their direct rule over large parts of India and maintained a strong indirect rule over all other local kingdoms, which came to be known as princely states. ऐसे ही जब आगे का जब काल चलता गया, तो टोटल ऐसे अगले 190 इयर्स तक ये जो कॉलोनियल रूल जो चालू था, उस वक्त में उन्होंने जो जो मतलब ऐसे बहुत ही स्ट्रांग ऐसे बड़े बड़े बदलाव और बड़े बड़े कुछ ऐसे उन्होंने रूल्स अलाउ किए थे। तो वो रूल्स जो है वो हर किंगडम में उन्होंने लागू करवाए थे, जैसे छोटे बड़े हर किंगडम में। तो उन रूल्स को उन्होंने प्रिंसली स्टेट ऐसा उन्होंने उन रूल्स को नाम दिया था। टिल 1857 the EIC ruled the conquered territories in the Indian subcontinent. 1857 में जब ये जो ब्रिटिश जो रूल थे, उन्होंने अपने इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट है उन सबको उन्होंने हड़प लिया था, उन सब पर उन्होंने राज्य करना शुरू किया था। 1857 the British crown exercised direct control over them till 1947 when India finally attained independence from colonial rule. फिर उसके बाद 1857 के बाद 1857 तक तो उन्होंने पूरा राज्य किया अपने इंडिया पर, अपने हर सब कॉन्टिनेंट पर उन्होंने अपना किंगडम बनाया, अपना राज्य बनाया और पूरी तरह से उन्होंने राज्य किया। लेकिन 1857 के बाद जब ब्रिटिश क्रोन ने, ब्रिटिश के राजाओं ने अपना पूरा वर्चस्व बना लिया, अपने इंडिया का हर पूरा कंट्रोल उन्होंने अपने हाथ में रख लिया। उसके बाद फिर 1947 में ये सब 1947 तक ये सब चला, लेकिन 1947 के बाद फाइनली अपना इंडिया ब्रिटिश के गुलामी से वो मुक्त हो गया, इंडिपेंडेंस हो गया। Another important political development was an organized opposition to British rule by Indians. Initially, it was led by local zamindar, peasants, sipais, and tribal people.
तो इसमें कुछ ऐसे पॉलिटिकल चेंजेस जो हुए थे, वो मतलब ब्रिटिश रूल ने इंडिया के थ्रू अपने अपोजिशन में कुछ ऐसे पॉलिटिकल चेंजेस करवाए थे, जिसमें जो लोकल किंगडम्स थे उनमें कुछ उन्होंने सेना उन्होंने बनाई थी, जैसे जमींदार, उसमें कुछ ऐसे लोग जो थे जमींदार, और कुछ ऐसे पिजेंट्स थे, कुछ ऐसे सिपाही वगैरह। तो ऐसे कुछ, और बाकी जो बचे हुए वो ट्राइबल पीपल्स जो थे। तो इस तरह से उन पर ब्रिटिशों ने अपना वर्चस्व बनाया था। लेटर इट बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड अंडर इंग्लिश एजुकेटेड ग्रुप्स ऑफ पीपल कलेक्टिवली नोन एज नेशनलिस्ट। तो जो उसके बाद में जब इंग्लिश एजुकेटेड ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड हुआ अपने इंडिया में, तब लोगों, जब मतलब लोगों का कुछ ऐसे ग्रुप बनाया, मतलब एक ग्रुप बनाया इंग्लिश एजुकेटेड ग्रुप करके। तो उसमें जब जब वो ग्रुप बने तो उसमें उनको नाम दिया गया नेशनलिस्ट, मतलब जो मतलब राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रीयता के लिए जब लोग एक साथ आए और उनके जो ग्रुप बनाए उन्होंने ब्रिटिश के अपोजिट में, अपोजिशंस में, तो उनको नेशनलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। The establishment of a constitutional, administrative, legal, military and political structure through which the British ruled India was also an important political development during colonial period. जब अपने कॉलोनियल पीरियड के दरमियान में कुछ जो ऐसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए, उसमें उन्होंने पॉलिटिकल का जो स्ट्रक्चर था, राजनीतिक की जो रचना थी, वो पूरी तरह से उन्होंने बदल दी थी। और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसमें लीगल, मिलिट्री और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जो थे, पॉलिटिकल की जो रचना थी वो उन्होंने अपने अनुसार बदल दी थी। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक चेंजेस। हमने अभी तक पॉलिटिकल चेंजेस देखा, अब हम देखेंगे इकोनॉमिकल चेंजेस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमिक स्फीयर केम अबाउट इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम था वो सबसे इम्पोर्टेंट था गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उनसे इस सिस्टम से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। द ब्रिटिश ऑफिशियल सर्वेड द कंट्री साइड एंड फिक्स्ड द लैंड रेवेन्यू। Generally, land revenue was fixed at very high rates, leading to hardship, frequent famines and rebellions. जो लैंड रेवेन्यू का जो उनका जो सिस्टम था, या जो वो काम करते थे लैंड रेवेन्यू का, वो उसके बहुत ही ज़्यादा हाई रेट्स लगाए थे गवर्नमेंट ने। और उसमें कुछ मतलब ऐसे फ्रीक्वेंट्स जो हार्डशिप होती थी वो बहुत ही ज़्यादा करते थे, मतलब लैंड रेवेन्यू से उनको बहुत ही ज़्यादा इनकम होती थी। Initially, the main items taken from India and sold it in Britain were spices, callio and fine cotton cloths called muslin. तो जब मतलब इंडिया में कुछ ऐसे ब्रिटिशों ने कुछ ऐसे चीज़ें उन्होंने बना के बेचना स्टार्ट किया, जैसे स्पाइसेस और कैलियो और फाइन कॉटन क्लॉथ्स, मतलब कॉटन के जो कुछ ऐसे कपड़े वगैरह, वो मतलब वहाँ से उन्होंने बेचना स्टार्ट किया, मतलब एक व्यापार उन्होंने इससे स्टार्ट किया, जिसको उन्होंने नाम दिया मुस्लिन। These items were in great demand in Britain and usually paid for in bullion or silver. तो ये जो चीज़ें वो बेचते थे बना के, या कहीं से दूसरे कंट्री से मंगवाते थे और यहाँ पे ला के वो उन्हें बेचते थे। तो इनका जो ये बिजनेस या ये जो व्यापार उन्होंने स्टार्ट किया था, उससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था, उनको उस चीज़ों से बहुत ज़्यादा इनकम भी मिलती थी। However, many Indians were forced to cultivate opium that was then exported by the British to China in lieu of tea. इसके बाद में जब
कुछ भारतीय लोग जो थे उनको उन चीज़ों की आदत लग चुकी थी। मतलब जैसे वो ब्रिटिश लोग जो चीज़ें बेचते थे वो किनको बेचते थे, इंडिया के लोगों को ही, और इंडिया के जो लोग हैं वो उनको यूज़ करते थे, उनको ज़बरदस्ती मतलब उनको खरीदवाना पड़ता था। तो इनके फिर जो चीज़ें थे वो उन्होंने फिर टी का भी मतलब चाय चाय बेचने मतलब चाय का भी उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया। तो चाय चाय का जो व्यापार था वो ब्रिटिश टू चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा मतलब मतलब टी चाय उधर बहुत ज़्यादा चलती थी, तो इसलिए वो ज़्यादातर ब्रिटिश और चाइना में वो चाय का जो बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होने लगा। The main purpose of the English East India Company was only to promote the trade of its own products manufactured in England. ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने मतलब कुछ ऐसे इंग्लैंड से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किए थे, और उसको वो मैन्युफैक्चर करके वो अपने कंट्री में उसका बिजनेस करते थे। When India became a full-fledged colony, it exported raw materials such as jute and cotton to England for the British factories in Scotland and Manchester. जब इंडिया वो एक बहुत बड़ी ब्रिटिश की एक मतलब एक कॉलोनी बन गई, जब उनको उस छोटे मोटे व्यापारों से जब उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा, तब उन्होंने कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। जो रॉ मटेरियल्स में मतलब जैसे कॉटन जूट की जो मतलब चीज़ें होती है उनका ज़्यादातर उन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और वो किस लिए, किन के लिए, ब्रिटिश के कुछ ऐसे जो फैक्ट्रीज थे, जो फैक्ट्रीज थे स्कॉटलैंड में और मैनचेस्टर में, तो वहाँ के लिए उन्होंने ये सब जो जूट और कॉटन जैसे कुछ रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया। These finished goods were then sold back to Indians at price much higher than those at which raw materials were bought from India. तो उनके जो कुछ मतलब अच्छे जो उनसे बने हुए जो गुड्स थे, जो भी चीज़ें थे, उनको अच्छे से मतलब फिनिशिंग करना है, उनको मतलब वो फिनिश्ड करना और उसको सॉल्ट करना, मतलब तो ब्रिटिशों ने जो भी मतलब जो भी चीज़ें या जो भी उन्होंने कुछ मटेरियल्स जो उन्होंने बनाए थे अपने जूट और कॉटन का एक्सपोर्ट करके, तो उनसे जो भी चीज़ें उन्होंने बनाए थे तो उनको वो अपने इंडिया में ही उसको बेचते थे, वो भी बहुत ज़्यादा प्राइस में। मतलब जो वो बाहर से लाते थे एक्सपोर्ट करते थे, और यहाँ लाके इंडिया में जो इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा भारी प्राइस में, उधर से वो कम प्राइस में लाते थे और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा भारी प्राइस में वो अपने इंडियंस को बेचते थे, ताकि और उससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता था। ओवरऑल trade which was in favor in India in the beginning became increasingly unfavorable. The other change came about with the phenomenon called deindustrialization. Deindustrialization means destruction of traditional industries such as weaving, pottery, iron, smelting and brass works, which often posed a challenge to British trade and manufacturing. तो इसके बाद जब ब्रिटिशों ने कुछ ऐसे और चेंजेस किए जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे फेनोमेनन चेंजेस किए जिसको वो उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सच एज वेविंग, पोट्री, आयरन, smelting and brass works, which often posed a challenge to British trade and manufacturing. फिर उन्होंने जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब जो है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, मतलब जो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज होते थे, जैसे वेविंग करना या फिर पॉटरी मतलब बर्तन वगैरह बनाने की जो ऐसे इंडस्ट्री होती है, या फिर आयरन स्मेल्टिंग, तो ऐसे जो भी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ये सब काम चलते हैं उन इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रक्शन करना, तो इन्होंने उसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दिया और उसको डबल से मतलब ब्रिटिश रूल में उन्होंने उनको मैन्युफैक्चरिंग किया।
तो ये थे इकोनॉमिकल चेंजेस। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे सोशल चेंजेस भी किए थे, वो हम देखेंगे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशल चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड वेयर अराउंड द इश्यूज ऑफ कास्ट सिस्टम, ट्राइबल सोसाइटीज एंड ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू वुमेन। तो सोशल चेंजेस में उन्होंने क्या चेंजेस किए, सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट सोशल चेंज था वो था कि उनके ड्यूरिंग दिस पीरियड, उनके जो ब्रिटिश काल में उन्होंने बहुत से ऐसे समाज में इश्यूज बना के रखे, मतलब लोगों में वाद वाद चालू करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे इशू बनाए, जैसे कास्ट सिस्टम, जातवादी की जो प्रथा थी वो उन्होंने स्टार्ट की। उसके बाद ट्राइबल सोसाइटीज और मतलब मागास लोगों के समाज अलग, मतलब ऐसे बहुत से भेदभाव वाले उन्होंने कुछ रूल्स उन्होंने समाज में लगाए। उसके बाद ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू वुमेन, मतलब औरतों को बहुत ही कम मतलब लेखना है, उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करना, उनको बहुत ही अलग मतलब ट्रीट करना। तो ऐसे कुछ उन्होंने सोशल चेंजेस किए। वाइड स्प्रेड रिफॉर्म्स मूवमेंट्स वेर लेड बाय सोशल रिफॉर्मर्स दैट इंक्लूडेड राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनकी ये जो ब्रिटिश लोगों ने जो नए समाज में जो रूल्स लगाए थे, उनके अपोजिशन में जो लोग खड़े थे, मतलब उनका जो विरोध करने वाले जो लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश के साथ मतलब बात किया इन सब चीज़ों के लिए, सोशल जो रूल्स के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। वो थे राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये जो तीन महान जो नेता थे या महान जो लोग थे, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ इस सोशल चेंजेस के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। सम सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन वेयर पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, the banning of sati, the encouragement the widow remarriage, farming of legislation to prevent child marriage and regulations to educate the girl child were some important developments. तो इन ये जो राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये जो लोग थे, इनके जैसे कुछ और जो लोग थे, उन्होंने सबने मिलके लेगिस्लेशन में उन्होंने केस फायर किया, मतलब संसद में जाके उन्होंने आवाज़ उठाया, कोर्ट में जाके आवाज़ उठाया। तो तब जाके कुछ हमारे सोशल में जो भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स, मतलब या जो भी कोई रूल लगाए थे, वो कुछ रूल मतलब उनमें से कम हो गए। जैसे सती प्रथा पर बैन आ गया, और दूसरा है कि विडो रीमैरिज को गवर्नमेंट ने परमिशन दी, मतलब जो औरतों की अगर मतलब पति की मृत्यु हो जाती है तो मतलब वो विधवा हो जाती है, तब उनको रीमैरिज करने का हक उनको मिला। और उसी तरह कुछ मतलब ऐसे और अपने गवर्नमेंट ने फिर चाइल्ड मैरिज को भी बैन किया। मतलब पहले के ज़माने में जब बचपन में ही मतलब लड़के लड़कियों की शादी हो जाती थी, तो वो एक गलत मतलब गलत प्रथा है, ये मान के गवर्नमेंट ने उसको भी बैन कर दिया। और दूसरा है कि रेगुलेशंस टू एजुकेटेड टू गर्ल चाइल्ड, मतलब छोटे मतलब जो लड़कियों को पहले पढ़ने का हक नहीं था, उनको कोई पढ़ाते नहीं थे, स्कूल में जाना उनके लिए मना था, तो उसको भी गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, और तब से लड़कियां भी स्कूल जाने लगी और उनको भी पढ़ने का अधिकार मिल गया। तो ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए सोशल में। Another important changes was an effort to integrate the tribal people into the mainstream society। और इनमें से एक इम्पोर्टेंट चेंज ये हुआ सोशल चेंज कि जो जिन लोगों को या जिस समाज को, ट्राइबल पीपल्स को जैसे तुच्छ देखा जाता था, उनको किसी भी समाज के किसी भी कार्य में उनको शामिल नहीं किया जाता था, तो ये भी प्रथा को मतलब उन्होंने कैंसिल कर दिया। और जो ट्राइबल पीपल थे वो भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में वो शामिल हो गए, मतलब जो मेन सोसाइटी है, मेन जो समाज है, मतलब उनको समाज बाह्य करके रखा जाता था ट्राइबल सोसाइटी को, तो उनको भी मेन सोसाइटी में उनको शामिल किया गया। The other important set of social changes occurred with changes in the education system।
और इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंजेस हुआ वो सोशल चेंजेस में वो था एजुकेशन सिस्टम का। द ब्रिटिश रिक्वायर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु कुड रन डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देयरफॉर they made a serious effort to overhaul the traditional system of education। जब एजुकेशन में भी ऐसे बहुत कुछ चेंजेस हो गए और उसमें हर चेंजेस मतलब हर चीज़ों का एजुकेशन था और उसी में उन्होंने ऐसे ट्रेडिशनल एजुकेशन को भी इंक्लूड किया। Eventually, it led to the birth of the English educated middle class of India. This not only produced bureaucrats and administrators at the service of the British rulers, but also some of the outstanding leaders of the Indian national movement। जो एजुकेशन के खिलाफ सोशल सोशल में जो भी बुरे मतलब प्रथा या जो भी रूल्स लगाए गए थे उन सब के खिलाफ जो कुछ ऐसे कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई तो और कुछ लोगों ने ऐसे आंदोलन भी किया तो उसको इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जाना गया। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन नेशनलिज्म। The term nationalism basically signifies a great love for one's motherland and desire to liberty it from the foreign rule। मतलब नेशनलिज्म जो है वो बेसिकली एक महान मतलब नेशनलिज्म मीन्स अपने मातृभूमि के लिए प्यार, अपने मातृभूमि के बारे में जो आस्था होती है वो मतलब अपने इंडिया पर तब ब्रिटिश का राज्य था तब हम कैसे थे मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, हम एक गुलामी में जीते थे, इंडियन अपना इंडिया एक गुलामी में था। तो तब के लोगों को इस मतलब कुछ ऐसे लोगों को ये बातें बहुत खलती थी, उनको बहुत बुरा लगता था कि हम गुलामी में हैं, तो उनको अपनी मातृभूमि के लिए उनके दिल में कुछ ऐसे मतलब जो प्यार आता था उसको हम उसको नेशनलिज्म कहते हैं। इसके बाद है वेस्टर्न एजुकेशन। वेस्टर्न एजुकेशन ब्रॉट विद इट द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड नेशनहुड। Inspired by such ideas, a new breed of educated Indians began to question the unjust nature of British rule and the right of Indians to determine the manner in which they would be governed। वेस्टर्न एजुकेशन मतलब जो a generic term for English education। इंग्लिश का जो एजुकेशन है वो एक वेस्टर्न एजुकेशन है, ठीक है। तो उस वेस्टर्न एजुकेशन को अपने इंडियन एजुकेशन में उसको इंक्लूड किया गया और उसमें मतलब इंग्लिश एजुकेशन को मतलब वेस्टर्न एजुकेशन को भी अपने इंडियन एजुकेशन के तरह सेम इक्वलिटी दी गई और उसमें कुछ ऐसे मतलब और उस एजुकेशन को भी उन्होंने एक नेशनहुड एजुकेशन बना दिया। तो इस तरह से उन्होंने कुछ वेस्टर्न एजुकेशन को अपने इंडिया में शामिल कर दिया। सो द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया एज अ नेशन एंड इंडियंस एज अ पीपल लेड टू द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो इसी तरह से मतलब जैसे ब्रिटिश लोग हम अपने इंडियन पीपल्स पर जो अत्याचार करते थे उनसे बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रगल किया और कुछ लोगों के मतलब मन में जब अपनी स्वतंत्रता के लिए एक मतलब होप उनके मन में जो आई तो ऐसे लोगों ने अपना समूह बनाया, अपना एक ग्रुप बनाया और उन्होंने फ्रीडम के लिए अपने स्वतंत्रता के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया। इसके बाद है कल्चरल चेंजेस। Several aspects of Indian culture, art, architecture, language and literature witnessed considerable changes during this period। इस ब्रिटिश काल में कुछ ऐसे बहुत मतलब कल्चरल चेंजेस भी हुए थे जैसे आर्ट मतलब कला के इसमें, आर्किटेक्चर, लैंग्वेजेस में और लिटरेचर्स में भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे चेंजेस हो गए थे। Colonial architecture was characterized by a combination of Indian and European styles। Similarly, in the area of art, the Bengal school is a good example where Indian themes were expressed through Western styles। In the area of literature, music, dance, film and theatre, several new trends also emerged। मतलब उस ब्रिटिश के काल में कल्चरल जो चेंजेस हुए थे उसमें जो आर्ट का जो एरिया था मतलब एरिया ऑफ आर्ट वो उसमें बहुत एक जो बंगाल स्कूल थी वो उन्होंने सबसे मतलब उस स्कूल में सबसे बढ़िया आर्ट सिखाया जाता था या बनाया जाता था।
तो इंडियन थीम्स के लिए जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने इंडियन थीम्स के लिए बंगाल स्कूल का चुनाव किया था, और उन्होंने बंगाल स्कूल ने वेस्टर्न स्टाइल के आर्ट उन्होंने बनाई थी, और उसका यूज़ उन्होंने अपने लिटरेचर में, मतलब साहित्य में, इंडियन लिटरेचर में, और म्यूजिक्स में, ड्रेसअप में, डांस में, फिल्म में, तो इन सब चीज़ों में उन्होंने अपने उस वेस्टर्न स्टाइल का उन्होंने यूज़ किया था। इसके बाद है सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के आधुनिक भारत का इतिहास के कौन कौन से स्रोत है वो हम देखेंगे। डेवलपमेंट्स तो हो गए, अभी हम कुछ ऐसे स्रोत देखेंगे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मतलब कौन कौन से उसके स्रोत है। द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ वेराइटी ऑफ सोर्सेस. A large bulk of sources, including written records in English and regional languages, are available for the modern period of Indian history. These include both administrative and non-administrative sources. मॉडर्न पीरियड में, आधुनिक काल में अपने इंडिया की हिस्ट्री जो है वो उसको डबल रिकंस्ट्रक्टेड किया गया अलग अलग वेराइटी से, और उसमें कुछ ऐसे मतलब नए नए रिकॉर्ड्स उन्होंने मतलब लिखे गए इंग्लिश में, और कुछ ऐसे रीजनल लैंग्वेजेस, कुछ धार्मिक भाषाएं उन्होंने मॉडर्न पीरियड में अवेलेबल की थी अपने इंडियन हिस्ट्री में। तो ऐसे जो दो इसमें कुछ ऐसे दो मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स, ये दो सोर्स इसमें ज़्यादातर इंक्लूडेड है। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स. Administrative sources are written records of the British rule in India prepared by administrators, officials and historians appointed by the colonial government. These are official records, surveys and mapping. ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स है इसमें ये जो रिकॉर्ड्स है वो ब्रिटिश रूल ने अपने इंडिया के प्रिपरेशन के दरमियान में उसको लिखा गया था, जिसमें उन्होंने ऑफिशियल और हिस्टोरियंस अपॉइंटेड जो किए थे कॉलोनियल रूल में, और इसमें कुछ जो भी रिकॉर्ड्स लिखे गए थे वो सब ऑफिशियल टाइप से और मैपिंग के टाइप से उन्होंने लिखा गया था। इसमें हम देखेंगे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स. Official records of the British administration are a very important source, as the British believed that every instructions, plan, policy and decisions had to be clearly written and recorded to enable clarity and also as ready reference for the purpose of quoting and in case of dispute. There are about 300 collections and over 3000 smaller deposits of private papers relating mainly to the experience of the ब्रिटिश इन इंडिया. अपने इंडिया में जो ब्रिटिशों ने जो जितने भी मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बनाए थे और जितने उन्होंने कलेक्शंस किए थे वो नियर अबाउट 300 कलेक्शंस थे, और ओवर अबाउट 3000 स्मॉलर कुछ ऐसे उन्होंने डिपॉजिट्स किए थे, और प्राइवेट कुछ ऐसे पेपर्स उन्होंने बनाए थे जो उस रिकॉर्ड्स में जो उनके मतलब उनके शासन से रिलेटेड थे, उनके मतलब उन्होंने अपने इंडिया से कुछ मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए थे जिसको उन्होंने मतलब साइन की करके उन्होंने उसको संभाल के मतलब एक ऑफिशियल रिकॉर्ड के तरह उन्होंने उसको रखा था. द कलेक्शन ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड आर्क्यूव. जो उन्होंने अपनी इंडिया से जितना भी उन्होंने कलेक्शन किया था रिकॉर्ड का उनको आर्क्यूव भी कहा जाता है. Record rooms attached to administrative institutions were set up. Archives and museums were also set up to preserve records. तो अपने इंडिया में जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस जो थे वो उन्होंने सेटअप किए थे, और उसमें कुछ ऐसे उन्होंने जैसे आर्किव्स और म्यूजियम्स, जो म्यूजियम्स वगैरह जो लगते हैं उसका भी रिकॉर्ड उन्होंने प्रिजर्व रिकॉर्ड में उसको मेंशन किया था. Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. 19th century में ये सब जो रिकॉर्ड हुए वो पब्लिश हो गए, और राइटिंग में वो हम मतलब उसको उन आर्किव्स को पढ़ना मतलब स्टार्ट हो गया. In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists.
जब 19th सेंचुरी का जब ईयर स्टार्ट हुआ, तब उन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक मतलब बहुत ही केयरफुली उनको कॉपी किया गया और एक मतलब अच्छे कैलीग्राफिक्स स्टाइल में उन सबको लिखा गया. By the middle of the 19th century, with the spread of printing, several copies of these records were printed and handed over to each government department. फिर 19th सेंचुरी में उन रिकॉर्ड्स को अच्छे से मतलब उनके कैलीग्राफिक्स स्टाइल में उसको लिखने के बाद उसके प्रिंट्स निकाले गए और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के हाथ में वो सारे रिकॉर्ड सौंप दिए गए. इसके बाद हम देखेंगे सर्वेज एंड मैपिंग. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. So they conducted surveys and made maps for various administrative purposes. फिर उसके बाद ब्रिटिशों ने मतलब कंट्री के जो प्रॉपरली एरिया कितना है, क्या है, कितना मतलब इंडिया कहाँ तक फैला हुआ है, वो सब जानने की उन्होंने कोशिश की. और उसके लिए उन्होंने पूरा इंडिया का सर्वे किया और सर्वे करने के लिए उन्होंने मैप्स का यूज़ किया. इसलिए उन्होंने फिर मैप बनाना स्टार्ट किया. द सर्वेज ऑफ इंडिया वॉज सेट अप एट देहरादून विच मेड डिटेल्ड मैप ऑफ टाउन्स, विलेजेस, माउंटेन्स एंड कोस्ट. तो उन्होंने जब सर्वे किया इंडिया का, तो उन्होंने देहरादून में उन्होंने सेटअप किया और वहाँ के मतलब जितने भी टाउन्स थे, विलेजेस थे, माउंटेन्स कितने हैं, कोस्ट कितने हैं, वो सब जान के उसका एक उन्होंने मैप बनाया. The first Surveyor General of Bengal was appointed in 1767 and the first Surveyor General of India in 1815. मतलब जो पहला सर्वेयर था, मतलब जो सर्वे करने वाला, मतलब सर्वे करने का जिसको नेतृत्व दिया जाता है उसको सर्वेयर कहते हैं. तो जो पहला सर्वेयर जनरल था वो बंगाल का था. तो उसको 1767 में उसको अपॉइंट किया गया सर्वे के काम के लिए. और पहला सर्वेयर जो मतलब 1815 का जो फर्स्ट सर्वेयर था, सर्वेयर जनरल, वो इंडिया का था जो 1815 में उसको अपॉइंट किया गया. जॉर्ज एवरेस्ट बिकम द सर्वेयर जनरल इन 1830 when the height of Mount Everest was calculated in 1849. It was named after him. तो जॉर्ज एवरेस्ट जो था उसका जो सर्वेयर जनरल मतलब जिसने सर्वे किया, वो जो सर्वेयर जनरल था वो उसने जॉर्ज एवरेस्ट को 1830 में उसने सर्वे किया था. और उसकी जो मतलब जो माउंट एवरेस्ट जो था उसकी जो हाइट थी वो मतलब जो उन्होंने सर्वे में जब उसको कैलकुलेट किया था तो वो थी 1849 तक उसकी माउंट एवरेस्ट की हाइट थी. The map of the Hyderabad region was made by Dr. H.W. Voice in 1821. फिर हैदराबाद का जो मैप बनाया गया वो 1821 में बनाया गया और उसको बनाने वाले जो पर्सन है उनका नाम था डॉक्टर H.W. वोइसे. इट वॉज द फर्स्ट प्रॉपर जियोलॉजिकल मैप मेड इन इंडिया. तो सबसे पहला जो प्रॉपर जो जोग्राफिकल मैप बनाया गया वो अपने इंडिया में ही बनाया गया. The maps of the colonial period help us today to know about the rural and urban patterns and settlements and how they have changed over a period of time. तो ये जो मैप्स है वो कॉलोनियल पीरियड के जो मैप्स थे वो हमें आज भी बहुत ही हेल्प करते हैं. मतलब ये पता लगाने के लिए कि रूरल और अर्बन पैटर्न्स किस तरह से, उनकी सेटलमेंट कैसी थी और मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस हुए पीरियड के अनुसार, टाइम के पीरियड के अनुसार. In villages, revenue surveys were conducted. From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years to prepare detailed record of the number of people in India. इसके बाद विलेजेस में जो सर्वेस कंडक्ट करना स्टार्ट हो गया गांव में. और 19th सेंचुरी के एंड तक जब लोग मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंडिया के मतलब 10 साल मतलब जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया 10 सालों का, कि इन 10 सालों में मतलब अपने इंडिया के पॉपुलेशंस कितने नंबर से बढ़ती है या घटती है उन सब का रिकॉर्ड्स भी रखना स्टार्ट कर दिया.
इसके बाद हम देखेंगे नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेस। The non-administrative sources are printed books, biographies and autobiographies, newspapers, magazines, letters, pamphlets, films, photographs, paintings, artifacts and historical building. मतलब अभी तक जो हमने देखा वो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज था, मतलब वो गवर्नमेंट के सोर्सेज थे, उन्होंने जो इंफॉर्मेशन निकाली थी, जो उन्होंने रिकॉर्ड्स बना के रखे थे, वो सब चीज़ों से हमें जो पता चलता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज थे। और नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज में क्या आता है, मतलब बुक्स वगैरह, जैसे कोई प्रिंटेड बुक्स जो स्टोरी, मतलब उस टाइम की काल की ब्रिटिश के रूल्स की स्टोरी जिस बुक में लिखी गई है वो बुक्स, या फिर बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, या फिर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, मतलब पॉम्पलेट्स, किसी कोई फिल्म्स या फोटोग्राफ्स, इन सब से या फिर पेंटिंग से हमें जो भी इंफॉर्मेशन पता चलती है, ऐसे इस इंफॉर्मेशन को, या इन जिनसे ये इंफॉर्मेशन हमें पता चलते हैं उनको कौन से सोर्स कहते हैं, नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे पहला पॉइंट, प्रिंटेड बुक्स। With the introduction of the printing press, there was a remarkable increase in the production of books. Books were more easily available for common people. जो प्रिंटिंग प्रेस में बुक्स को बनाया जाता था, और उसमें जो ब्रिटिश रूल के जो भी इंट्रोडक्शन थे वो उसमें लिखा गया था, और उसकी प्रोडक्शन की गई थी। और ये जो बुक्स थे वो साधारण लोग उसको मतलब इजीली उसको पढ़ सकते थे। बुक्स कंटेनिंग कलेक्शन ऑफ स्पीचेस सच एज दोज डिलीवर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, Subhash Chandra Bose, or collection of writings such as the 100 volumes of Gandhiji's collected works are extremely important as they place the past event in correct perspective. ये जो बुक के जो कलेक्शंस है उसमें ज़्यादातर जो स्पीचेस है वो मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्पीचेस की बुक्स, मतलब उनके जो भाषण थे या उनका जो मतलब जीवनचर्या था वो उनको मतलब उसको जो जिस बुक में मतलब लिखा गया था वो बुक्स, फिर सुभाष चंद्र बोस के कार्य के बुक्स, या फिर महात्मा गांधी के जो उन्होंने कुछ जो वर्क किए उनके कलेक्शन के बुक्स, ऐसे बुक्स कुछ ऐसे उनको बनाया गया, उनका प्रोडक्शन किया गया। इसमें जो महात्मा गांधी जी के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट्स जो प्लेसेस थे या कुछ उनके जो पास्ट के इवेंट थे उसको भी मतलब बुक्स में उसका भी प्रोडक्शन किया गया। Similarly, Dadabhai Nauroji's books Poverty and Un-British Rule in India, which attacked the British government's economic policies, is an important source for the economic history of this period. Sarat Chandra Chatterjee and Munshi Premchand wrote about the peasant and the downtrodden. ये जो मुंशी प्रेमचंद और जो शरद चंद्र चैटर्जी जो थे, ये एक राइटर थे उनके टाइम के, तो इन्होंने भी कुछ ऐसे बुक्स, ऐसे कुछ पीजेंट्स बुक्स उन्होंने लिखे थे महात्मा गांधी के चरित्र पर, या जो भी बड़े जो लोग हो चुके हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से बड़े बड़े कार्य किए अपने इंडिया के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, तो उनके बारे में उन्होंने कुछ बुक्स प्रोडक्शन किया था, उन्होंने उनके जीवनचर्या लिखी थी। जो मुंशी प्रेमचंद की एक नॉवेल थी गोदान, ये जो गोदान है वो बहुत ही एक मतलब इपिक था, एक ग्रंथ था, वो बहुत ही मतलब लोगों ने उसको पसंद किया था। It talks about the operations of peasants during the British period. The play Nil Darpan by Dinbandhu Mitra highlighted the exploitation of works on indigo plantations. इसके बाद में जब ब्रिटिश के पीरियड के दरमियान में एक नील दर्पण नाम का मतलब एक मैगजीन मतलब पब्लिश हुई, जिसको दीनबंधु मित्र ने उनको मतलब हाईलाइटेड किया था। Books proved very helpful in the spread of the nationalist spirit among the masses. On the other hand, government records tell us only about the administrative measures taken during the period.
suggesting what the British wish to preserve for posterity. तो उसके बाद जब मैगजीन्स आए, न्यूज़पेपर्स आए कुछ, फिर जो मतलब जो राइटर्स थे वो अपने अपने मन से अपने अपने तरीके से अपने अपने पसंदीदा लोगों के कुछ ऐसे मतलब दिनचर्या, उनकी जीवनचर्या वो लिखने लगे। तभी कुछ ऐसे बहुत से बुक्स, ये जो बुक्स थे वो सामान्य जनता को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे उनको पढ़ने के लिए, या उनको मतलब एक और गवर्नमेंट के लिए भी ये सब चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल हुई। ये भी एक रिकॉर्ड के मतलब एक रिकॉर्ड के रूप में उन्होंने सब जमा करके रखा था। मतलब उस बुक में वो पूरे जो कंट्री मतलब अपने इंडिया की कंट्री में क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, या कितने लोग आए हुए, कि कौन से लोगों ने मतलब कितने क्या क्या कार्य किए, ये सब रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने उसको मतलब संभाल के उन्होंने अपने संभाल के उन्होंने रखा था। इसके बाद है बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। A number of biographies and autobiographies were written by important people during this period. Several autobiographies were also written by both important and ordinary people. जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी जो है वो बहुत ही कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट पीपल्स होते थे उनके ही थ्रू वो लिखे जाते थे। ज़्यादातर जो ऑटोबायोग्राफीज जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, या फिर कोई भी अगर मतलब कॉमन पीपल्स भी, ऑर्डिनरी पीपल्स भी अपनी मतलब ऑटोबायोग्राफी वो लिख सकते थे। अमोंग दिस राइटर्स देयर वेर मेनी टैलेंटेड वुमेन एज वेल. They criticized the social difference between men and women. One of the most important writers of this period was Tarabai Shinde, who wrote स्त्री पुरुष तुलना। तो उस ब्रिटिश रूल के काल या ब्रिटिश काल में जो मतलब मेंस और वुमेन्स में जो मतलब डिफरेंस होता था या उनमें जो भेदभाव होता था, तो उन ऐसे वो सोशल डिफरेंसेस में भी एक औरत थी जिनका नाम था ताराबाई शिंदे। उन्होंने वो एक औरत हो कि वो सबसे पहली औरत थी जिन्होंने खुद अपने हाथ से उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्त्री पुरुष तुलना। मतलब वो जो समाज में जो डिफरेंसेस हो रही थी स्त्री और पुरुष के बीच में, जो उनमें जो तुलना हो रही थी, वो सब सिचुएशन के अनुसार, वो सब सिचुएशन देख के ताराबाई शिंदे ने उस सिचुएशन के ऊपर उन्होंने अपने मत या अपने विचार उस स्टोरी में, उस बुक में उन्होंने लिखे थे। इसके बाद है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लेटर्स एंड पॉम्पलेट्स। Besides books, a large number of newspapers, magazines and pamphlets were also printed throughout India in different languages. These are very important sources. इसके बाद न्यूज़पेपर्स आए, मैगजीन्स आए, लेटर्स मतलब आए, या फिर पॉम्पलेट्स भी उस काल में छपना चालू हो गया। तो बुक्स के बाद जो ये जो न्यूज़पेपर, पॉम्पलेट्स या फिर जो मैगजीन्स वगैरह जो थे, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स बन गए अपने जो मतलब जो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव के और अपने इंडिया के जो भी नॉलेजेबल जो भी चीज़ें थी उसको जमा करके रखने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स बन गए थे। They include editorials, cartoons, news and letters. They throw light on various perspectives of society. मतलब ये कुछ ऐसे एडिटोरियल्स मतलब लोगों के, या फिर कार्टून्स, या फिर कोई मतलब उस टाइम पे जो समाज में जो होने वाली घटनाएं, उनकी जो न्यूज़, या फिर कुछ ऐसे लेटर्स के अलावा मतलब इनको इंक्लूड करने के बाद भी वो जो मतलब ज़्यादातर वो लाइट किस पे मतलब फोकस किस पे था, न्यूज़पेपर्स का या फिर मैगजीन्स का, ज़्यादातर उनका फोकस था समाज में जो होने वाली जो घटनाएं हैं या फिर जो होने वाले जो चेंजेस है उनके ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते थे, और उनके बारे में ही वो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन अपने न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, पॉम्पलेट्स में वो मतलब लोगों को पहुंचाते थे। Among the earliest newspapers in India, Mirat ul Akhbar, founded by Raja Ram Mohan Roy and published in Persian and Bal Gangadhar Tilak's Kesari in Marathi are well known. जो इसके बाद जो मतलब इंडिया में जो न्यूज़पेपर आए उसमें जो पहला न्यूज़पेपर था मिरत उल अखबार, इसको फाउंडेड किया था राजा राम मोहन रॉय ने
और इसमें इसको पब्लिश किया था पर्सियन ने। लेकिन इसके बाद जब बाल गंगाधर तिलक आए, उन्होंने केसरी और मराठा ऐसे दो न्यूज़पेपर उन्होंने पब्लिश किए थे जो मराठी में थे। Letters are especially important as they help in understanding the prevailing situations from a personal point of view। तो उसमें और जो लेटर्स थे ये सबसे में स्पेशली इम्पोर्टेंट किस लिए थे, मतलब वो लोगों के मतलब या समाज में होने वाले जो भी सिचुएशंस है उनको समझने के लिए और कुछ ऐसे अपने पर्सनल व्यक्तिगत कुछ उस सिचुएशन के बारे में कुछ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए लेटर्स को उन्होंने पब्लिश किया था। मतलब जो कुछ सामान्य लोग जो है जिनको किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अगर अपना ओपिनियन रखना है, अपना मत बताना है गवर्नमेंट को या शासन को, तो वो लेटर्स के थ्रू उनको बताते थे। इसके बाद थे फिल्म्स। डॉक्यूमेंट्री एंड फीचर फिल्म्स आल्सो हेल्प इन द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। The impression left on the mind after watching such films is rather permanent as we see events with our own eyes. Sir Richard Attenborough films Gandhi included an actual newsreel of Gandhiji's visit to Manchester। मतलब कुछ ऐसे उस टाइम पे फिर फिल्म स्टार्ट हुए थे जो ऐसे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह वो बनाते थे। तो मतलब लोगों को ये बताने के लिए, ये लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो अपने खुद की आंखों से देख सके कि कौन मतलब कि जो महान लोग हो गए, जैसे गांधी जी को इंक्लूड करते हुए गांधी जी के जीवनचर्या पर एक फिल्म बनाई गई। जो जब वो गांधी जी मैनचेस्टर को विजिट करने के लिए गए थे उस टाइम की वो फिल्म थी, और लोगों को वो मतलब उसमें गांधी जी ने क्या क्या अपने देश के लिए कितना क्या वर्क किया, क्या काम किया, वो सब लोगों को दिखाने के लिए वो फिल्म बनाई गई थी। अनदर फिल्म अच्युत कन्या, द लव स्टोरी ऑफ एन अनटचेबल गर्ल एंड अ ब्राह्मण बॉय वॉज अ कमर्शियल सक्सेस। इसके बाद जो दूसरी फिल्म थी वो थी एक अच्युत कन्या नाम की वो फिल्म थी, जिसमें एक लव स्टोरी थी जो एक अनटचेबल गर्ल होती है, मतलब अछूत गर्ल जो पहले के मतलब ज़माने में जिन लोगों को अनटचेबल पीपल समझते थे, जिनको समाज से दूर रखा जाता था, तो ऐसे समाज की एक लड़की और एक ब्राह्मण का लड़का। ब्राह्मण समाज जो है वो अपने उस काल में बहुत ही बड़ा मतलब महान सबसे बड़ा वो समाज है, सबसे बड़ी वो जात माने जाते थे। तो ब्राह्मण और ये जो अछूत है वो सबसे शूद्र कैटेगरी में माने जाते थे। तो इन दोनों का मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई मेल नहीं था, तो इसलिए उस सिचुएशन के ऊपर उन्होंने वो फिल्म बनाई थी कि एक अनटचेबल लड़की और एक ब्राह्मण का लड़का, इनके ऊपर डिपेंड वो एक लव स्टोरी उन्होंने लव स्टोरी की एक फिल्म बनाई थी। तो इसमें ये जो एक मतलब उससे भी कुछ ऐसे सक्सेस लोगों को मिली, मतलब वो फिल्म देख के कुछ मतलब लोगों की भावनाएं जागरूक हो या लोगों में कुछ मतलब जो ये जो अछूत का ये जो या जाति धर्म का जो भेदभाव चालू है उसमें कुछ कमतरता हो, इसके लिए ये ऐसे फिल्म्स बनाए गए थे। Films like Pathar Panchali by Satyajit Roy presented the true picture of Bengal's famine and rural life during the colonial period. Many such films are stored with the Films Division, a unit under the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. इसके बाद है photographs, paintings and artifacts. Photography was a new but extremely valuable art media as it captured historical moments for posterity and facilitated an almost perfect historical representation. इसके बाद जो फोटोग्राफी आई, जो फोटोग्राफी जो है वो मतलब बहुत ही वैल्यूएबल एक एक्सट्रीमली वैल्यूएबल मतलब थिंग थी, और हिस्टोरिकल मोमेंट्स में मतलब ऐतिहासिक क्षणों में फोटोग्राफी ने अपना एक बहुत ही अहम उन्होंने अपना एक रोल निभाया था। Various status, rare paintings, coins and artifacts are not only important as work of art, but they also throw valuable light on various aspects of society, culture and economy.
तो ये जो फोटोग्राफी या फिर जो पेंटिंग्स या की जो मतलब जो ये जो प्रथा थी, तो उसमें कॉइन्स को मतलब बनाना या फिर फोटोग्राफी की वजह से हमें आज भी मतलब पुराने काल में जो ब्रिटिश रूल में कौन कौन से कॉइन्स चलते थे उस टाइम पे, क्या मतलब वहाँ उस टाइम की जो बिल्डिंग्स थी वो कैसी थी, फोर्ट्स कैसे थे, वो सब हमें आज आज भी देखने को मिलते हैं। वो किस वजह से, फोटोग्राफी की वजह से, है ना। मतलब उस टाइम पे जो लोग थे जिन्होंने उन सब चीज़ों के जो मतलब फोटोज निकाल के रखे थे, वो आज भी मतलब वो फोटो प्रकाशित है, और हम उनसे उनको देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि उस काल की जो मतलब सिचुएशन थी वो कैसी थी, या उस काल में कॉइन्स कैसे थे, उस टाइम के बिल्डिंग्स कैसे थे, फोर्ट्स कैसे थे, वो सब हम फोटोग्राफी के थ्रू हम जान सकते हैं। इसके बाद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। We can still see many buildings of this period throughout the country. India Gate, Parliament House, Rashtrapati Bhavan and Birla House, where Mahatma Gandhi was assistant, are some of the famous example of such building in Delhi. मतलब ये जो ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक जो भवन थे, जैसे इंडिया गेट है। इंडिया गेट एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है जो पुराने कालों में जो बनाई गई थी। उसी तरह पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन, बिरला हाउस है, और मतलब महात्मा गांधी के काल के दरमियान जो भी जितने भी ये बिल्डिंग्स बनाए गए थे, ये सब मतलब एक फेमस एग्जाम्पल्स है आज हमारे सामने, है ना। और ये सब जो चीज़ें हैं वो कहाँ है, दिल्ली में है। These buildings bear testimony to some of the important political developments of the period under study. तो ये जो बिल्डिंग्स है ये हमें अपने मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट की स्टडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। They also echo major trends of architecture. Lutyens Delhi, an area in New Delhi named after the British architect Edwin Lutyens, is the best known example of colonial architecture. ये जो दिल्ली का जो मतलब एक एरिया है, ल्यूटेनिस एरिया, उसका जो नाम है वो ब्रिटिश आर्किटेक्चर एडविन ल्यूटेनिस के नाम पर दिया गया था। नॉन एग्जाम, तो ये जो है एक कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ल्यूटेनिस प्लेड अ मेजर रोल इन डिजाइनिंग अ नंबर ऑफ फेमस बिल्डिंग्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। वो जो दिल्ली का वो जो एरिया है उसको ल्यूटेनिस नाम क्यों दिया गया, क्योंकि उस एरिया में जितने भी मतलब जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनाए गए थे उसका आर्किटेक्ट जो है वो एडविन ल्यूटेनिस ने ही किया था, इसलिए उस पूरे एरिया को ल्यूटेनिस का नाम दिया गया था। Beside the above mentioned sources, there are direct sources which are stories told to us by our grandparents and great grandparents who were witness to the freedom movements. These sources to give us the true picture of the colonial period. जो मतलब इसके ये जो भी चीज़ें मतलब अपने ऐतिहासिक काल में जो भी घटनाएं हो गई है उसके जो डायरेक्ट सोर्स है, मतलब वो हमें किससे पता चल सकते, डायरेक्ट सोर्स कुछ स्टोरीज से जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हमको बताते हैं। ठीक है, तो वो जो ग्रैंड पेरेंट्स उस टाइम के विटनेस थे जिन्होंने ये पूरे जो मूवमेंट्स थे वो उन्होंने देखे हैं, तो वो लोग अपने पेरेंट्स या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो हमें ये सब स्टोरीज हमें सुनाते हैं, और उनसे भी हमें ये सब चीज़ें पता हो सकती है। हम ये सब अपना जो इतिहास है वो हम उनसे भी जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। इस आज के पार्ट 2 के टॉपिक में आपको जो मतलब जो भी टॉपिक आपको नहीं समझा है या किसी भी कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।